वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं पूर्व वैज्ञानिक मनोविज्ञान यानी कि पुरातन ग्रीक दार्शनिक प्रभाव, प्री साइंटिफिक साइकोलॉजी, एंशियंट ग्रीक फिलोसफिकल इन्फ्लुएंसेस। मतलब कि ये जो आपकी हिस्ट्री है साइकोलॉजी की 600 BC से 1600 AD तक के जितने भी इंफॉर्मेशन है इस वीडियो में आपको पार्ट वाइज करके बताए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको इसको लास्ट तक देखना है और इससे रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में बहुत सारे इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। देखिए, जब मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र तथा अन्य विज्ञानों से अलग होकर एक स्वतंत्र शाखा के रूप में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विकसित हुआ तो स्वभावतः एक मौलिक प्रश्न यह उठता है कि क्यों हम लोग अपने अध्ययन की शुरुआत पुरातन ग्रीक दार्शनिकों के कार्यों से करें। पुरातन ग्रीक दार्शनिकों में कौन थे? अरस्तु। ये याद रखिएगा कि जो अरस्तु थे वो पुरातन ग्रीक में थे। अरस्तु को छोड़कर किसी ने भी मनोविज्ञान के संबंध में कोई क्रमबद्ध बातें नहीं कही। फिर भी इन पुरातन विद्वानों के कई ऐसे बातें थी जो मनोविज्ञान के लिए आज भी महत्व रखती है। एंशियंट ग्रीक में मनोविज्ञान की कहानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ मानी जाती है। देखिए, मनोविज्ञान की जो कहानी है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ मानी जाती है, यानी कि 600 ईसा पूर्व से लेकर 332 ईसा पूर्व BC तक में जो विचारधाराएं उत्पन्न हुई उन्हें प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म कहा गया, क्योंकि ग्रीक दार्शनिक प्रकृति और उसके अलग पहलुओं के अध्ययन को महत्वपूर्ण मानते थे। इस प्राकृतिकवाद में मन और आत्मा आदि के अध्ययन की कोई बात नहीं कही गई थी। याद कीजिएगा कि प्रकृतिवाद जब था उसका जो टाइम था वो था हमारा 600 से 332 ईसा पूर्व तक, और उस टाइम पे प्रकृतिवाद में मन और आत्मा के बारे में कोई बात नहीं कही गई थी। इस तरह के प्रकृतिवाद चिंतन बहुत हद तक आधुनिक वैज्ञानिक मनोविज्ञान के समान था, क्योंकि उसका मुख्य संबंध व्यवहार के स्वरूप के अध्ययन से तथा प्राणी वातावरण के प्रति किस तरह की प्रतिक्रिया करता है के अध्ययन से था। यानी कि उस टाइम पे जो थी 600 से लेकर 332 ईसा पूर्व तक, उस टाइम के जो कुछ ऐसे चीज़ है जो अभी के आधुनिक युग से मिलते हैं, क्योंकि उस टाइम में भी मन और आत्मा की बात नहीं थी। उस टाइम पे भी व्यवहार को देखा जाता था जैसा कि आज के आधुनिक युग में देखा जाता है। प्रकृतिवादी चिंतन बहुत हद तक आधुनिक वैज्ञानिक मनोविज्ञान के समान था, क्योंकि उसका मुख्य संबंध व्यवहार के स्वरूप के अध्ययन से था, प्राणी के वातावरण के प्रति किस तरह की प्रतिक्रिया करता है के अध्ययन से था। हेलेनिक युग। अब हेलेनिक युग क्या है, ये इस बात को हम लोग देखते हैं। 600 से 332 BC की अवधि को हेलेनिक युग कहा गया है, जिसके प्रारंभिक कई सालों की अवधि को ब्रह्मांडकीय युग कहा गया है, क्योंकि इस अवधि में देखिए कौन सा युग कहा गया है जिसके प्रारंभिक कई सालों की अवधि को ब्रह्मांडकीय युग कहा गया है, क्योंकि इस अवधि में विद्वानों द्वारा मूलतः इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास किया गया। संसार का स्वरूप क्या होता है? क्या संसार कोई एक चीज़ से बनी है या यह कई चीज़ों से मिलकर बना है? ग्रीक प्रकृतिवाद की उत्तम अभिव्यक्ति उस समय के वैज्ञानिकों द्वारा दी गई है। उस टाइम के जो वैज्ञानिक थे उस समय बहुत अच्छे तरीके से ग्रीक प्रकृतिवाद की जो है सो परिभाषा दी गई है। उस समय के सबसे पहले वैज्ञानिक थेल्स थे। सबसे पहले वैज्ञानिक कौन से? थेल्स थे, जो कि 600 BC थे, जिन्होंने सूर्य ग्रहण के बारे में पूर्व कथन किया था और साथ ही साथ ब्रह्मांड की व्याख्या करते हुए कहा था कि इसकी सभी चीज़ें पानी से आती हैं और अंत में पानी में ही मिल जाती हैं। पाइथागोरस, जो मनोविज्ञान का अन्य उत्तम उदाहरण डेमोक्रिटस के विचारों में मिलता है। इसके अनुसार शरीर और आत्मा अर्थात मन में कोई अंतर नहीं होता है, क्योंकि दोनों ही नश्वर हैं और मृत्यु के बाद शरीर के साथ साथ आत्मा का भी विनाश हो जाता है। दोनों छोटी छोटी इकाई या अंश से बने होते हैं, जिसे उन्होंने परमाणु कहा है। उसका दावा था कि
उनका दावा था कि पूरे संसार की रचना गतिशील परमाणुओं से बनी हुई है। ऐसे परमाणु आपस में अंतःक्रिया करते हैं और उसका स्वरूप भी भौतिक पदार्थ जैसा ही बहुत कुछ होता है। यह पहले ऐसे ग्रीक दार्शनिक थे जिन्होंने संवेदन की व्याख्या की। जैसे दृष्टि संवेदन की व्याख्या करते हुए इन्होंने कहा कि व्यक्ति की दृष्टि संवेदन तब तक होता है जब हवा द्वारा देखने के परमाणु आँख को स्पर्श करता है। इस स्पर्श के बाद ही आँख देखे गए वस्तु की कॉपी प्राप्त कर सकने में समर्थ हो पाता है। देखिए कि ये जो है इसमें सेंसेशन की व्याख्या की थी कौन? ये पहले ऐसे ग्रीक दार्शनिक थे जिन्होंने संवेदन की व्याख्या की थी। कौन ऐसे पहले ग्रीक दार्शनिक थे? तो जो डेमोक्रिटस है उन्होंने पहल सेंसेशन की व्याख्या की थी। जो डेमोक्रिटस ने सांसारिक तथ्यों का एक क्रमबद्ध व्याख्या करने का भी प्रयास किया और इस सिलसिले में उन्हें संदेहवादी तथा सोफिस्ट के विरोध के कारण सफलता नहीं मिल पाई। जो सोफिस्ट थे उन्होंने विरोध किया जिसके कारण उनको डेमोक्रिट्स को सफलता नहीं मिल पाई, क्योंकि इन लोगों ने खुलकर यह संदेह व्यक्त किया कि क्या सत्य एवं वास्तविक घटनाओं का भी सचमुच में ज्ञान हो सकता है। सोफिस्टों का तो दावा यहाँ तक था कि व्यक्ति की अनुभूतियाँ न केवल निरर्थक होती है बल्कि वे ऐसी भी होती हैं जिनका संबंध किसी ठोस और बाहरी वास्तविकताओं से नहीं होता है। इसके बाद इस ब्रह्मांडकीय अवधि में मशहूर ग्रीक वैज्ञानिक हिप्पोक्रेटस का योगदान आता है, जिन्होंने शरीर के 4 द्रवों का वर्णन किया है, जिसके आधार पर उन्होंने व्यक्ति के 4 तरह के चित्त प्रकृति की व्याख्या की है। ये कौन है? तो ये मशहूर ग्रीक वैज्ञानिक हिप्पोक्रेटस है, जिन्होंने शरीर को 4 द्रवों में बांटा था, जिसमें कि हमारा कौन सा वे 4 द्रव हैं। पहला है हमारा रक्त, दूसरा है हमारा पीला पित्त, तीसरा है हमारा काला पित्त और चौथा है हमारा श्लेष्मा। रक्त का संबंध प्रसन्न चित्त प्रकृति से होता है। पीला पित्त का संबंध चित्त प्रकृति से होता है। काला पित्त का संबंध विषादी चित्त प्रकृति और श्लेष्मा का संबंध निरुत्साही चित्त प्रकृति से होता है। हेलेनिक अवधि में इस ब्रह्मांडकीय अवधि, जिसमें मूलतः वैज्ञानिकों की सक्रियता अधिक रही है, एक ऐसा अवधि आया जिसमें ग्रीक दार्शनिकों की सक्रियता मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से उपयुक्त वैज्ञानिकों की सक्रियता से तुलनात्मक रूप से अधिक हो गई। इस सक्रियता की राज निम्नलिखित 3 प्रमुख दार्शनिकों के योगदान में छिपा है। ठीक है, इस टाइम पे क्या हुआ, हेलेनिक अवधि में जो इन लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता रहा, ब्रह्मांडकीय अवधि में बढ़ता रहा और ये लोग विज्ञान की ओर अधिक अग्रसित हो गए और इनके कारण जो इस सक्रियता के जो 3 तरफ इन लोगों को चले गए, जैसे कि पहला था सुकरात, दूसरा था प्लेटो और तीसरा है हमारा अरस्तु। तो सुकरात के काल में क्या हुआ, सुकरात ने क्या योगदान दिया, प्लेटो ने क्या योगदान दिया, ये सारे हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं। तो ये सभी का योगदान जो है हिस्ट्री हम लोगों को साइकोलॉजी में जो है हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, ये हम लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है जब अगर हम लोगों के यूजीसी नेट एग्ज़ाम में प्रीवियस से क्वेश्चन आते हैं तो।